साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका की महान जनता अमेरिका की प्रतिष्ठा एवं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए वोट करने जाएगी या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने के लिए वोट करेगी। साथियों, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर का जब 1991 में विघटन हो गया था, तब अमेरिका ने नाटो का तेज़ी से विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और रूस को घेरने के लिए रूस से अलग हुए देशों को, जिनकी सीमाएं रूस से मिलती थी, नाटो में शामिल करना तेज़ी से प्रारंभ कर दिया, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया एवं बुल्गारिया। साथ ही रूस की सीमा के निकट अन्य देशों जैसे हंगरी, नॉर्वे, फिनलैंड आदि पूर्वी यूरोप के देशों को भी नाटो में तेज़ी से शामिल करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि रूस उस समय आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था और उसके पास कुशल नेतृत्व का अभाव भी था। अतः रूस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। किंतु 2000 में व्लादिमीर पुतिन के रूप में रूस को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ और इसके कुछ वर्ष बाद रूस में प्रचुर मात्रा में कच्चे तेल और गैस के भंडार भी मिलने लगे, जिससे धीरे धीरे रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी और तब रूस ने अपनी सामरिक तैयारियों में खर्च करना प्रारंभ कर दिया। जल्द ही रूस ने अपने डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मजबूत कर दिया था, जिससे अमेरिका को पुनः शीत युद्ध काल का डर दिखने लगा और अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देने प्रारंभ कर दिए और यूक्रेन को विकास के सपने दिखाने लगा। अमेरिका की कोशिश थी कि यूक्रेन रूस से दूरियां बनाए और पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाए। बाद में यूक्रेन के कुछ राष्ट्रपति, जिनका झुकाव अमेरिका और नाटो की ओर अधिक होने लगा, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रूस नाराज़ हुआ और उसने 2014 में क्रीमिया का रूस में बलपूर्वक विलय कर दिया। किंतु बाद के समय में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में नवराष्ट्रवाद की भावना पैदा की और उनका झुकाव अमेरिका और नाटो की तरफ अधिक था। उनका राष्ट्रवाद रूस के विरुद्ध में था और इसी राष्ट्रवाद की नाव पर चढ़कर ज़ेलेंस्की 21 अप्रैल 2019 को यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की तैयारियां तेज़ी से प्रारंभ कर दी, किंतु यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की तैयारियों को देखकर रूस को बहुत चिंता होने लगी। वह जानता था यदि नाटो की सेना यूक्रेन में आ गई तो वे कभी भी रूस की ब्लैक सी फ्लीट को खतरा बन सकते हैं और नाटो कभी भी ब्लैक सी पर कब्जा कर सकता है और रूस के व्यापारिक एवं सामरिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन को समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और यूक्रेन को कई प्रकार के आर्थिक पैकेज देने का रूस ने वादा किया। किंतु यूक्रेन ने अपनी नाटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी और फिर रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। आज युद्ध को 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया है, किंतु यूक्रेन अमेरिका का केवल एक हथियार यानी कि एक टूल बनकर रह गया है और अमेरिका और नाटो की लड़ाई अपने देश और अपनी जनता की कीमत पर लड़ रहा है। साथियों, इस यूक्रेन एवं रूस युद्ध से संपूर्ण विश्व को हानि ही हो रही है। फ़ायदा केवल और केवल अमेरिका की कुछ हथियार कंपनियों को हो रहा है और दूसरा फ़ायदा हो रहा है चीन को। साथियों, अमेरिका की हथियार कंपनियों को इस प्रकार फ़ायदा हुआ कि अमेरिका ने नाटो एवं यूरोप के अन्य देशों को रूस का भय दिखाया और भयभीत यूरोपीय देशों ने बड़ी मात्रा में अमेरिकन हथियार कंपनियों को हथियारों का ऑर्डर देना प्रारंभ कर दिया। साथ ही अमेरिका के द्वारा भी बहुत अधिक मात्रा में यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं और यह हथियार अमेरिका अपनी कंपनियों से खरीद रहा है और भुगतान कर रहा है अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से। साथियों, दूसरा फ़ायदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को पहुंचाया है, क्योंकि कोरोना महामारी
2020 से पूरे विश्व में जब हाहाकार मचा हुआ था, तो बाद में जब विश्व कोरोना महामारी की त्रासदी से उबरने लगा तो दुनिया के देशों में यह चर्चा प्रारंभ हो गई कि जो कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके लिए दुनिया के अधिकांश देश एक मंच पर आ रहे थे। रूस भी इस मंच की हिमायत कर रहा था, लेकिन जो बाइडेन ने यूक्रेन के द्वारा रूस को उकसाकर युद्ध के लिए मजबूर किया, जिससे कोरोना महामारी का दोषी साफ बच गया और रूस पूरी तरह चीन की ओर झुक गया। शायद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2020 के चुनाव प्रचार में ठीक ही कहा था कि यदि बाइडेन जीत गए तो चीन अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करेगा, और शायद हो भी वही रहा है। किंतु अभी तक जो हो रहा था वह शेष विश्व के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति थी। किंतु अब युद्ध का नया मोर्चा, जो इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी गुटों का युद्ध है, अब इजराइल और ईरान के युद्ध में बदलता जा रहा है, जो कि अत्यंत भयंकर रूप लेने वाला है। यदि इजराइल और ईरान का पूर्ण युद्ध प्रारंभ हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य नाटो देश को इजराइल की मदद करनी पड़ेगी और रूस, चीन और तुर्की ईरान की मदद के लिए आगे आएंगे। तब चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर, और शायद चीन, उत्तर कोरिया और रूस मिलकर जापान पर भी हमला कर सकते हैं और विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार पूर्ण रूप से प्रारंभ हो सकता है। सभी इस्लामिक देश ईरान की मदद करना प्रारंभ कर देंगे और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सफाया कर देंगे। सबसे अधिक खतरा शरणार्थियों के रूप में यूरोप में गए हुए मुसलमानों से है। वह ईरान एवं दीन के नाम पर पश्चिमी देशों में जिहाद प्रारंभ कर सकते हैं और दूसरी ओर रूस, तुर्की और चीन से उन्हें हथियार मिल सकते हैं और रूस भी पश्चिमी देशों पर हमला कर देगा। ऐसे में दुनिया का सर्वनाश निश्चित है। साथियों, अमेरिका हमेशा अपनी लड़ाई दूसरों की ज़मीन पर लड़ता है, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। यदि विश्व युद्ध हुआ तो अंतिम लड़ाई अमेरिका की धरती पर ही लड़ी जाएगी। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से रूस को भगाने के लिए ओसामा बिन लादेन को पैदा किया तो अमेरिका को 9/11 मिला और अंत में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने अपने और नाटो के हज़ारों सैनिकों को खोया और अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। इससे केवल अमेरिका की हथियार कंपनियों को ही फ़ायदा हुआ होगा, मगर मानवता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में अमेरिका को बड़े अपमानजनक ढंग से अफ़गानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। आज अमेरिका ने रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की को पैदा किया है, तो अब अमेरिका और विश्व को क्या मिलेगा? केवल और केवल थर्ड वर्ल्ड वार। साथियों, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय विश्व युद्ध में जब अमेरिका शामिल हुआ तो अमेरिका में राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वह भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। यद्यपि यह दोनों विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं थे, शायद तब विश्व युद्ध में शामिल होना अमेरिका की मजबूरी थी। साथियों, संयोग देखो, आज जो यह यूक्रेन, रूस एवं इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ रहा है, इस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं वह भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो क्या अगला राष्ट्रपति भी डेमोक्रेटिक ही होगा? आप ही चुनाव करो कि किसे राष्ट्रपति बनना चाहिए, जो युद्ध को रोकने की बात करता हो या यूक्रेन के बहाने विश्व युद्ध को भड़काने की। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या आर्थिक उन्नति के नाम पर आज इन कंपनियों के लिए मानवता नष्ट हो जाएगी? इसका फैसला तो 5 नवंबर 2024 को महान अमेरिकन नागरिक ही करेंगे। धन्यवाद साथियों।